आप लोगों को सेव भी कर देते हैं इसको। वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन है बेसिकली ये होता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, वापस ओपन कर दूंगा मैं। कहाँ गई वो? एक और स्लाइड ओपन थी ना, तो गई। हाँ देखिए, व्हाट एग्जैक्टली इज नोन बाय वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन। वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेसिकली जैसे आप फॉर एग्जांपल लेते हैं कि काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, केवल वर्चुअली हाइब्रिडाइजेशन का ही नहीं, आगे भी काम में आएगा बॉन्ड स्ट्रिंग वगैरह में। PCL5 के बारे में बात करता है। व्हेन आई टॉक अबाउट PCL5, आप लोगों ने सुना होगा कि व्हेन आई टॉक अबाउट द बॉन्ड लेंथ ओवर हियर इन PCL5, देन आई थिंक यू मस्ट बी इन एग्रीमेंट कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है राइट, and bond strength is vice versa. Therefore, bond strength is axial bond length equatorial से lesser होती है. Do you agree with this? Perfect. Right? आप मुझे क्या बताइए, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। बॉन्ड स्ट्रेंथ में आप मुझसे कह रहे हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ आप कह रहे हैं कि एक्सियल इक्वेटोरियल, देखिए मैं प्लग इन कर देता हूं। इवेंचुअली आप क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इवेंचुअली यू आर सेइंग कि ये जो PCL बॉन्ड एक्सियल पे है और जो PCL बॉन्ड इक्वेटर पे है, इन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ का वो ऑर्डर है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग इट टू मी इवेंचुअली, यही कह रहे हो ना आप? अग्री? यार तुम मुझे एक बात बताओ, अभी तक तुमने बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं आज तक, वट एवर ऑल फैक्टर्स यू हैव बीन स्टडीइंग टिल नाउ, तो उसके अंदर तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि यार ओवरलैपिंग फैक्टर्स कौन कौन से पढ़ते हो आप लोग? जिसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतनी अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। या फिर आप लोगों ने डेल्टा EN पढ़ा कि डेल्टा EN बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि PCL और PCL की बात कर रहे हैं तो सारे फैक्टर्स ऑन टाइम है? There has to be some logic also ना, bond strength of PCL axial is less than that of PCL equatorial. There has to be a perfect logic for that, right ना? Pardon? 90 degree reflection है। पहले वाले से कोरिलेटेड बोलो बोलते हो। CL का साइज बड़ा है, हाँ, तो अगर वो उसका ट्रायंगल बात करें मिडिल शेप है तो रिपल्शन ज्यादा होता है कि नीचे पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अरे मैं समझ गया, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्या ओवरलैपिंग में डिफरेंस आएगा क्या? तो डिस्टेंस ज्यादा है तो ओवरलैपिंग कम हो जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा है तो ओवरलैपिंग कम हो जाएगा। देखो वैसे मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ में इसको आपको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर मैंने नोट भी करवा दूंगा। आपके दो मेजर फैक्टर्स होते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने। देखो मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अंदर मैं बता चुका हूँ, तुम लोगों ने सुना होगा एज डायरेक्शनल कैरेक्टर इंक्रीजेस, ओवरलैपिंग इंक्रीजेस। एज डायरेक्शनल कैरेक्टर इंक्रीजेस, ओवरलैपिंग इंक्रीजेस, ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। डू यू पीपल एग्री विद दिस? एज डायरेक्शनल कैरेक्टर इंक्रीजेस, ओवरलैपिंग इंक्रीजेस एंड इवेंचुअली बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, राइट? हाँ, इसको एक्सप्लेन करें। बेसिकली होता है ना कि जितना ज्यादा प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में ओवरलैपिंग होती है वो उतनी ज्यादा अच्छी होती है। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर इज ओरिएंटेशन वाला पार्ट। एग्री विद दिस? तो डायरेक्शनल कैरेक्टर ओवर बढ़ेगा, ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसके अंदर किसी को कोई तकलीफ? हाँ बोलिए। नहीं ऐसे ओवरलैप ज्यादा क्यों होगा? PP ओवरलैप ज्यादा बेटर होगा ना। S ऑर्बिटल तो नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, राइट? स्फेरिकली सिमेट्रिक इज नॉन डायरेक्शनल, नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? परफेक्ट है, ओके। दूसरा एक और ये स्टेटमेंट समझ में आ गया सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं है? परफेक्ट है, ओके। एक दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं इसी तरीके से। सेकंड स्टेटमेंट इफ वी कम बैक इज एज परसेंटेज as character increases, as percentage as character increases, force of attraction increases, और जैसे जैसे force of attraction बढ़ेगा वैसे वैसे bond strength will also keep on increasing। परफेक्ट है, राइट? अब आप अगर ध्यान से देखेंगे वो दो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं ना,
अब एक सिंपल सवाल पूछता हूं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ पीपी और एसएस, ये दो तरह के ओवरलैप दिए हुए, किसकी ज्यादा होगी? लेट्स मार्क दिस एज 1 एंड दिस एज 2। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को? हाँ, तो अब बताइए। नहीं, दोबारा से देखो। इफ यू टॉक अबाउट, दोबारा सीक्वेंशियली देखो यार, दोबारा डायरेक्शनल कैरेक्टर की बात करोगे तो पीपी के अंदर 100% डायरेक्शनल कैरेक्टर है, एसएस में 0% है। डू यू एग्री विद दिस? परफेक्ट। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करोगे तो पीबी में, अच्छा सॉरी, अरे अच्छा नीचे दोबारा लिख दो, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे एक दोबारा लिख दिया था ना उस वजह, तो एसएस लिख दिया ना यहाँ पे, तो एसएस और पीबी में, एसएस में 100% एस कैरेक्टर है और पीबी में 0% है। तो एस कैरेक्टर के हिसाब से एसएस की बॉन्ड स्ट्रेंथ पीपी से ज्यादा, और डायरेक्शनल कैरेक्टर के हिसाब से पीपी की बॉन्ड स्ट्रेंथ एसएस से ज्यादा है। लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? राइट। तो प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो इसके अंदर ऐसा होता है बेसिकली कि इसका जो इंटरवल बोलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो ये है, और ये वाला रॉन्ग आंसर है। आई टेल यू द रीजन, बिकॉज परसेंटेज एज कैरेक्टर is last factor to be compared. Percentage as character is last factor to be compared for bond strength. अब उस फैक्टर की इंटेंसिटी पता होनी चाहिए ना अपने को। जब सारी चीजें टाई पे चली जाती हैं केवल तब कंपेयर करते हैं। बोलो क्या हो गया? क्या करूं? अच्छा, सर थोड़ा रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। हाँ क्लियर। तो उस फैक्टर की इंटेंसिटी पता होनी चाहिए ना अपने को। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? राइट। अब ऐसे तो वही बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो डीएफ कौन सा है? राइट। तो ये लास्ट फैक्टर टू बी कंपेयर्ड होता है। अब देखो यहां से निकल के आता है, सिंस वी नो कि पीसीएल एक्सियल बॉन्ड स्ट्रेंथ अब परसेंटेज एज कैरेक्टर। अरे बेसिकली बाकी सारे फैक्टर टाइप हैं, तुम ध्यान से देखो, पीसीएल बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हो तो जो परसेंटेज एज कैरेक्टर होता है वो एक्सियल पे इक्वेटर से कम होता है, यहीं से कंक्लूड होकर के आता है। बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज, यहीं से एक और चीज कंक्लूड होती है कि बिकॉज ऑफ दिस देयरफॉर आइदर 1/2/3 whatever lone pairs come in TBP, they always go to equator. They always go to equator. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, ये अब मैं समझा देता हूँ। लिखवाने यहाँ पे लिखने में भी बहुत टाइम लग जाएगा पूरी स्टोरी को। तो सिंपल सी चीज है कि लोन पेयर क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है सिस्टम के अंदर, सबसे मिनिमाइज रिपल्शन चाहिए होता है, यही होता है ना। एवरीबडी एग्रीज विद दिस, राइट। तो मिनिमाइज रिपल्शन कम होंगे जब लोन पेयर को मैं सबसे ज्यादा कंट्रोल रखूंगा। एग्री विद दिस? लोन पेयर सबसे ज्यादा कंट्रोल कहाँ रहेगा? जहाँ परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, बिकॉज परसेंटेज कैरेक्टर होता क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाई परसेंटेज एज कैरेक्टर? ध्यान से देखिएगा इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। परसेंटेज एज कैरेक्टर ये होता है एज, ये बड़ा काम का स्टेटमेंट है, मैं लिख रहा हूं, एज एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोस्ट नियर टू द न्यूक्लियस, as atomic orbital is most near to the nucleus, therefore as percentage as character, यूज है कि percentage as character बढ़ रहा है, distance from nucleus keep on decreasing, nucleus से distance कम हो रही है, और nucleus से distance जैसे जैसे कम हो रही है तो therefore force of attraction keep on increasing and eventually bond strength। बात समझ में आ रही है? परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है? तो द पॉइंट इज परसेंटेज कैरेक्टर जहां पे ज्यादा है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना। तो लोन पे जितने भी आएंगे मैं वहां भेज दूंगा जहां परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा हो, तो ये वो तो बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो उनको मैं कंट्रोल में रखना चाहता हूं।
इसीलिए तो टीवी में सारे लोग 3 लोन पे आते हैं, तीनों इक्वेटर पे चले जाते हैं, क्योंकि इक्वेटर परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होता है। ये बात समझ में आई आपको? एवरीबडी इज क्लियर नाउ? हाँ, अब बोलो। 90 डिग्री रिपल्शन का कुछ लेना देना नहीं होता, फालतू की बात है। हाँ, कौन डीबीपी? अच्छा टीबीपी, ओके। हाँ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैंने कहा डीबीपी की तरह हुई यार। हाँ, ऐसे ही परेशान है डीबीपी से। हाँ, 1/4, हाँ व्हाई नॉट। लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है। सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए उसको सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना जरूरी है। उसको अगर मैं सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना चाहता हूं तो मेरे पास एक ही तरीका है कि उसको वहां भेज दूं जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिस्टम में रिलेटिवली ज्यादा है, ताकि उसको पकड़ के रखेंगे वो, राइट। इधर उधर भाग करके शैतानी नहीं करेगा वो, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? जहां परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर ज्यादा है। एग्री? वो इक्वेटर पे होता है। ये देखो सामने, देखो ये रहा, अभी ठीक है, ये रहा ना। हाँ हाँ, अरे देखो ना, ठीक है भाई। तो क्लियर? हमारे स्टेप आपसे भी पूछता रहता हूँ, ये क्लियर है, क्लियर, क्योंकि वो सारी स्टेप्स इंटरकनेक्टेड होती हैं। थर्ड स्टेप क्लियर नहीं है, 6th स्टेप में तो गोल हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। हाँ, नहीं डाउट? डाउट नहीं है, क्यों? हाँ बोलो बोलो। कौन? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ये कैसे आया? और ऊपर देखो, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। एक मिनट, मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। स्टेप 2 तक क्लियर है? स्टेप 2 तक क्लियर है तो मैंने यहाँ पे ये कहा आपसे, ये मैंने बता दिया था कि परसेंटेज कैरेक्टर इज लास्ट फैक्टर टू बी कंपेयर्ड व्हेन एवरीथिंग इज ऑन टाइप। एग्री करते हो आप इस बात से, राइट? तो व्हेन इट इज लास्ट फैक्टर टू बी कंपेयर्ड व्हेन एवरीथिंग इज ऑन टाइप, तो पीसीएल और पीसीएल में तो ये चीजें हैं, सब कुछ ही सेम है। ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, साइज सब सेम है, राइट? तो मैंने कहा यार परसेंटेज ये क्यों हो रहा है? परसेंटेज कैरेक्टर की वजह से हो रहा है। अभी ठीक है? एग्री? एवरीबॉडी एग्रीज? क्लियर? हाँ, अभी समझ रहे हो? तुम कह रहे थे कि आप इंटेंसिव बैच में पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, क्या करूंगा? पढ़ा देगा, समझ में तो आएगा नहीं। तुम्हें इतनी मुश्किल से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आएगा? तो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए जबरदस्ती, है ना। और क्या यार, किसी को परेशान करने का कोई पॉइंट थोड़ी है। हाँ, डन डन। तुम एक और चॉकलेट खा सकते हो, वही। हाँ, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। एक मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ, सुनो सुनो रुको ना, मैं एक काम करता हूँ, अभी आप लोगों को सही से समझ में आएगा। तो इवेंचुअली अब इसका मतलब ये हुआ बेसिकली, अब इसको देखिएगा, आपके पास PCl5 होता है, फिर आपके पास SF4 होता है, फिर आपके पास ClF3 होता है, और फिर आपके पास ना I3 नेगेटिव होता है। ये सारे TBP है और सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट? इसमें मुझे नहीं लगता कोई डिसएग्रीमेंट है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मुझे पता है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, राइट? इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये जो होता है ना, ऑलमोस्ट sp3 एंड प्योर PD में स्प्लिट हो चुका होता है। ये इसका, ये जो है लिखा ना, ये इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन है, जो हम कहीं पे भी लिखते नहीं है, क्योंकि जब तक हमसे इस बारे में एक्चुअली वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से अभी इस स्कोप पे लिखते नहीं है, जब तक हमसे कॉम्प्रहेंशन बना के उस फॉर्म में ना पूछ लिया जाए। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं अभी तक। देखो ये होता क्या है, बेसिकली क्या हो रहा होता है कि लोन पेयर को ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर दे रहे हो ना,
तो होता ये है कि धीरे धीरे जब तीनों लोन पेयर इक्वेटर पे आता है ना, तो ऑलमोस्ट 100% एस कैरेक्टर उनके पास में चला जाता है। बात समझ में? ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोन पेयर को ज्यादा एस कैरेक्टर देना है, राइट? और धीरे धीरे पूरा एस कैरेक्टर चला जाता है लोन पेयर के पास में। ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड पेयर है। एक्सियल हाइफन आयोडीन क्या है? बीच में एक आयोडीन, ऊपर एक आयोडीन, नीचे एक आयोडीन। इक्वेटर पे तो पूरी लोन पेयर की कहानी है, राइट? तो ये रहा एलपी। तो sp2 होगा। हाँ सॉरी, sp2 एंड प्योर पीडीएम occupies 3lp occupies almost 100% as character। लगभग 100% as character को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एक्चुअल में तो अगर देखा तो स्प्लिट हो जाता है sp2 एंड प्योर पीडीएम, राइट? लिखते हैं sp3d है, तो कभी इस बारे में डिस्कशन नहीं किया हुआ होता उसने। बात समझ आई? अब जैसे इसका जो बहुत सिंपल क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है वो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जैसे आपको दे देंगे 4 मॉलिक्यूल, ऑप्शन ए बी सी डी, ये पूछ लेंगे कि बॉन्ड पेयर्स के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें है, राइट? और सेम हाइब्रिडाइजेशन भी कर देंगे, तो उसमें होगा जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर सबसे कम होंगे, राइट ना? जैसे वो बढ़ेंगे वो एस कैरेक्टर अपने आप ज्यादा ले जाएंगे, बॉन्ड पेयर के लिए कम छोड़ेंगे। और समझ में आया आप सभी को? क्लियर? तो अब क्या होता है कि बेसिकली वो जो दो मॉलिक्यूल में आपको बताया होगा ना, PH3 एंड H2S, इनके अंदर भी यही सिचुएशन होती है। इसके हाथ में एक लोन पेयर है और इसके पास में दो लोन पेयर लेकर के बैठा हुआ है, राइट? तो ये जो लोन पेयर्स हैं LPs ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 100% एस कैरेक्टर। LPs occupy almost 100% एस कैरेक्टर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इनका? ओरिजिनल हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3 था ना, तो बेसिकली क्या हुआ? एस तो ले गया लोन पेयर, तो बचा गया p3। p3 का क्या मतलब है? प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देयरफॉर बॉन्ड पेयर्स आर एन प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हो रहा है ना? हाँ, दोबारा से सुनो, नहीं यार ध्यान से सुन रहा है। जब तुम लोग थक जाओ तो मेरे को बता दिया करो, अभी दिमाग में घुसना बंद हो गया, बात देख दे रहो, राइट? हम दोनों के लिए अच्छा, मैं भी वही लाइक करता हूँ, हम साथ में बैठे तो पढ़े, है ना? और बहुत मजेदार चीजें करें जो बहुत काम की है ना? साथ में बैठ के टाइम पास नहीं है, टाइम पास में ना अलग अलग करेंगे अपन, राइट? हाँ, ज्यादा अच्छे से होगा ना, हर आदमी अपनी इच्छा से टाइम पास करता है। हाँ, तो बॉन्ड पेयर्स, अब यहाँ पे लोन पेयर ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 100% एस कैरेक्टर। ओरिजिनल हाइब्रिडाइजेशन क्या था? मैं मैजेंटा कलर से लिख देता हूँ, sp3 हुआ करते थे, राइट? जब sp3 में से ऐसा अगर लोन पेयर ले गया तो बचा क्या? p3। p3 का क्या मतलब है? प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एग्रीड ना? प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल तो बचे, राइट? तो बॉन्ड पेयर्स के लिए प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए। एग्री? राइट? तो बस हो गया। Therefore, bond angle is nearly 90 degree। H2S में देखो तो अबे कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? एंगल बिटवीन प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। NH3 में क्या होगा? अब बोलो। NH3 रेगुलर नॉर्मल जैसा है वैसे ही होता है, तो 107 डिग्री है। उसमें भी नहीं बोल सकते बम पे हम्म, 100% बेस्ट है। नहीं बोल सकता, ये बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। पहले देखें यहाँ तक क्लियर हो जाए, फिर मैं भी ले लेता हूँ। इसकी वैसे भी लेना है, इसके आगे वही ले लेता हूँ। हाँ, H2S में SP और P2 H2S में SP और P2 हाँ, मतलब वही होगा बेसिकली, बिल्कुल। हाँ, वही होगा। हाँ, तुम बोलो वंस मोर। हाँ, तो इसके अंदर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में फिर से लोन पेयर्स ने ऑलमोस्ट 100% का कैरेक्टर ऑक्यूपाई किया। तो बॉन्ड पेयर्स के लिए क्या छोड़ा? प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। px_p का एंगल कितना? 90, राइट? तो बॉन्ड एंगल क्या है? वो तो बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल ही तो बॉन्ड एंगल होता है, उसके लोन पेयर से क्या लेना देना है, राइट? तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज द एंगल 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। बात समझ में? एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है
Therefore, order of Lewis acid strength. Order of Lewis acid strength is ammonia greater than pH 3, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, in spite of higher इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है. फिर लुईस बेस, सॉरी एसिड कहां से आ गया यार, एसिड तो होते ही नहीं है. लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के बावजूद भी वही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है. ज्यादा अच्छा लुईस बेस होता है. वाई? परसेंटेज एज करेक्टर पूरे 100% है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है वहां पे, वो तो डोनेट नहीं हो पाएगा. आप समझ नहीं, आप सभी ये चक्कर है पूरा का पूरा. क्लियर? और नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग. नाइट अमोनिया ज्यादा अच्छा लुईस बेस है, इसलिए हमें पता है कि दिस इज नॉट वर्चुअली हाइब्रिडाइज्ड. लुईस बेस तो निकाल सकता हूं ना मैं, सीधे सीधे डाल दो पानी में, अपने आप पता चल जाएगा अगर इन प्रैक्टिकलिटी मुझे पता करना है तो. लेकिन क्वेश्चन वैसे वैसे ही पूछा जाएगा आपसे. गिव द ऑर्डर ऑफ लुईस बेसिसिटी एंड इट्स रीजन. बात समझ में आई आपको? H2S का क्या हुआ? कौन H2S? ये वाला किधर गया? ऊपर नहीं घूम रहा है, देखो ये ना. हाँ, इसमें क्या पूछे? लुईस बेसिसिटी. नहीं, एक लोन पे टेस्ट में जाएगा दूसरा. मतलब दोनों वही एसपी वाला कैरेक्टर, वो अब 50-50 लेंगे, दोनों इक्वलेंट लोन पेयर्स हैं. हाँ राइट, बोलो. H2S का बॉन्ड एंगल 90 कैसे बोलेंगे? प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड पेयर में एज कैरेक्टर पूरा ले गया लोन पेयर, तो बचे प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है, अभी सही है? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? हाँ जी, नहीं दो ही होता है. तो पायरोल का क्या हुआ? पायरोल का हाँ, अब तुम क्या पूछ रहे थे? बोलो. वही तो है प्योर, अब है ना प्योर पी एटॉमिक. तुम क्या तो रहे हो, लोन पेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, होता ही है ना. तो फिर है ना, और भी कंपाउंड है ना. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है. हाँ, खरे साहब के डोमेन में आ जाता है. हाँ हाँ, अब तुम लोग अभी ये क्या खोल लिया उन्हें, वो था ना अपना बॉन्ड एंगल वाला काम. है हाँ जी, H2SE और H2TE. H2SE और H2TE. हाँ, उसका क्या है? उसका भी 90 रहता है कि क्या रहता है? नहीं, नॉर्मल. किस चीज में लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन? एंगल लेके मतलब हाइब्रिडाइजेशन के जस्ट बाद लोन पेयर को. हाँ बिल्कुल. तो 112 तक कैसे जाएगा? अरे वो यहाँ पे यही बता रहा था, बेसिकली होता है ना Cl2 और Bi2O के बॉन्ड एंगल्स तो काफी आगे निकल जाते हैं, तो मतलब वो 80 वैसे देते हैं ना हम लोग. लेकिन अब साइज वाला फैक्टर भी तो आ गया है यहाँ पे. साइज वाला फैक्टर भी आ गया ना साथ में. अब किसी का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, Y2 है, स्टेरिक इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा बड़े हैं. वही तो हमें बताया जा रहा है कि ऐसे एग्जैक्ट नहीं कह सकते हार्ड एंड फास्ट की वो डेटा क्या होगा. रिलेटिव ऑर्डर में बता सकता हूँ. हाँ 120 तक देखो यार, वैल्यूज नहीं पहुंच सकता, ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं आ सकता ना. डेटा के बारे में तो मैं क्या बताऊं, मैं रिलेटिव ऑर्डर ही तो बता सकता हूँ. डेटा तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है. हाइब्रिडाइजेशन. अरे डेटा तो लेकिन वो नहीं पहुंच सकता, वो ठीक है, लेकिन बट आफ्टर ऑल इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ना. तो डेटा नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, ऑर्डर बताया जा सकता है. और ये भी इसलिए लिखे ताकि हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकें, जो अपने सामने लिखा हुआ है. मेरा डेटा में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? राइट. हाँ, तुम कहाँ से आ गए? अभी तक कहाँ बैठे हुए थे तुम? दिखाई नहीं देते. हाँ यहीं पे थे. अच्छा ठीक है, चलो. हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो. छोड़ो. किसका? ClO3 में हाँ. क्वाड इलेक्ट्रॉन है. बस वो 109 से कम कर देगा उसे.
और एक लोन ठीक है। लोन पेयर का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फिक्स होता है, लेकिन आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, जिस स्पेस में वो चीज रहती है उसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हो ना, तो उसका जो स्पेस होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा ना। आप जिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात कर रहे हो वो सबसे पहले देखा था ना, ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स गायब हो गए और नए वाले बन गए, दैट इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। तो इक्वल एनर्जी के भी नहीं होते, अब दिख तो रहा है परसेंटेज कैरेक्टर का रीडिस्ट्रीब्यूशन होते गया। तो स्टार्ट में हम लोग बात नहीं करते ना, क्योंकि प्रिलिमिनरी लेवल बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो एनर्जी भी अलग अलग होगी और उनके साइजेस भी अलग अलग होंगे, तो लोन पेयर का बहुत बड़ा वाला होगा। अगेन हाँ बोलो। ClO3 और NB3 को कंपेयर करेंगे, ClO3 और NB3 NBr3। हाँ हाँ नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, हाँ, तो उसका साइज जो है ClO3 नहीं कंपेयर भी नहीं कर सकता ना, ये तो लिखा हुआ है वहां पे, कहाँ कंपेयर कर सकते हो, डेटा थोड़ी बता है। अरे कैसे कंपेयर करोगे, नहीं कर सकते। तो अगर कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो कंपेयर नहीं कर, रैंडम कंपैरिजन थोड़ी कर सकते। क्वेश्चन में ऐसा हाँ नहीं, वो तो आपको सेट दे दिया है, तो अलग अलग सेट्स बनाने हैं ना उसके, वो तो उसको ही पता है, पूरा ऑर्डर थोड़ी दे पाओगे। चार बॉन्ड पेयर 0 बॉन्ड पेयर दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा बेसिकली, वो चार बार भी है ना होगा, लेकिन बहुत नियरली इक्वल होंगे, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे। टाइम पास में तो बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए, तो सुबह जाएंगे अपन लोग वापस। NF3 और NH3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरिंग, ठीक है। हाँ और कोई डाउट किसी को, कर सकते हैं। अच्छा और क्या दिया, NH3 NF3 हो गया, ये सब हो गए, H2S PH3 SF ये सब तो वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो गया, ठीक है। अब ये देखो जरा, दो में ही होता है PH3 H2S। ये देखो जो सामने बना हुआ है, डाइबोरेन की बातचीत हो रही है, देखो जरा क्या है ये सामने लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है डाइबोरेन में, देखो देखो ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे तो मैं लिखता ही नहीं, तो और जूम कर लेते हैं। बॉन्ड के बाद दो एरो के बाद क्या लिखा है, बॉन्ड के 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑन एन एवरेज, डिलोकलाइज्ड है ना सारे के सारे, ब्रिज के अंदर कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन है। फोर इलेक्ट्रॉन टोटल, ये जो मैजेंटा वाला रेक्टेंगल है इसके अंदर टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रहे टोटल बॉन्ड्स के अंदर है ना, डिलोकलाइज्ड तो है नहीं, प्लेट के अंदर ऐसे ही है। अरे उन बॉन्ड्स के अंदर मैजेंटा कलर के रेक्टेंगल में जो बॉन्ड्स बना रखे हैं, हाँ 4 बॉन्ड बना रखे हैं, टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें। 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन है। अरे यार बुरा होगा, तुमने कुछ पढ़ा है बॉन्डिंग में या नहीं पढ़ा है? अरे यार भैया डाइबोरेन है यार, ये डाइबोरेन बनता क्यों है इस बारे में बात कर लेते हैं। पहले एक BH3 होता है दिस इज BH3 राइट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, बैक बॉन्डिंग तो फिर हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं है बैक बॉन्डिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो हम कहते हैं कि यार ये B2H6 में एग्जिस्ट करता है,
तो मेरे को ये बताओ B2H6 आप कह रहे हो एग्जिस्ट करता है, तो B2H6 में कौन सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट हो जाती है, या कौन सा लोन पेयर मिल जाए इसको? B2H6 में एग्जिस्ट कैसे करता है, कोई लोन पेयर थोड़ी मिल जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कंपनसेट हो गई। अब यहाँ पे देखो वो एग्जिस्ट इस वजह से करता है क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि ये BHT वाले जो बॉन्ड है ये तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, HT टर्मिनल हाइड्रोजन। अब फिर ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाए, ये जो ब्लैक कलर से बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ये जो 2 बॉन्ड है ओरिजिनल वाले BH बॉन्ड्स थे जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ करते थे, बट ये साथ में जो ब्लू कलर वाले बॉन्ड्स है, ये ब्लू कलर वाले बॉन्ड्स हमने और बनाए और हमने कहा कि यार ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास में, 2 देखो ये ब्लैक वाला BHB ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लैक वाला BHB, ओरिजिनली 2 BH3 का टोटल मिला के 4 हुए, राइट। तो हमने कहा कि यार अब ब्लू कलर के बॉन्ड 4 बना दो और चारों को 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर दो। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वुड बी वीकर देन द 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो समझ में आ रहा है, राइट। लेकिन कर क्या रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ले दे करके उतने इलेक्ट्रॉन है ना, राइट। तो ये कर रहे हैं कि एक काम करो 4 बॉन्ड बनाओ 4 इलेक्ट्रॉन वाले और चारों को डिलोकलाइज कर दो, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इन चारों बॉन्ड्स के अंदर घूमते रहेंगे, तो डिलोकलाइजेशन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना, राइट। क्योंकि और कोई बेटर ऑप्शन नहीं था ना डाइबोरेन के पास में, वो तो इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं उसके पास में, तो क्या चलो डाइमर बना के 4 इलेक्ट्रॉन है ना अपने पास में, 4 बॉन्ड बना, ज्यादा टाइम की 2 बॉन्ड्स हो और 2 इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेकर के अलग अलग रहे, उससे बेटर एक ब्रिज बनाओ, चारों को डिलोकलाइज कर दो, रिलेटिवली स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, राइट। तो इसीलिए जब डाइबोरेन का अगर कोई भी रिएक्शन सपोज हमें करवाना है, तो आप केवल अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डाइबोरेन पार्टिसिपेट करता है तो केवल 4 टर्मिनल हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, HB तो टच ही नहीं हो पाएगा, HB कांट बी टच्ड, ब्रिजिंग हाइड्रोजन, राइट। क्योंकि ब्रिजिंग हाइड्रोजन टच होगा, डिलोकलाइजेशन खत्म होगा, मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा। तो पर अगर THF डलता तो वो टूट जाता है। हाँ तो मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा, मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, वो तो मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा, बात समझ में आई आप लोगों को, राइट। और डिलोकलाइजेशन की वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, वो कह रहा है कि चलो डाइबोरेन की स्ट्रेंथ होगी 2 BH3 मॉलिक्यूल से ज्यादा होगी, राइट। तो उसने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया यहाँ पे ला करके, क्लियर, राइट। अब बॉन्ड एंगल थीटा और अल्फा 2 बने हुए हैं ना, कौन सा ज्यादा होगा? थीटा ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो एक्चुअली 120 थे ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डाइबोरेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो 120 कहां से आ गया? 109 डिग्री 28 मिनट पे बात कर रहे हैं। निनाद क्या हो रहा है यार, ये सब नहीं, तुम तो परेशान हो गए होगे, क्या चल रहा है ये, है ना? हाँ थीटा ज्यादा होगा अल्फा से, ये तो मैं बता भी रहा हूँ, मेरे को पता है क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि किसमें रिपल्शन कम है? डिलोकलाइज्ड बॉन्ड में रिपल्शन कम है, क्यों? अरे सिंपल है यार, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से ज्यादा होगा, राइट। BH2 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो उनमें बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होगा, तो एंगल बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? सिंपल वीक सिग्मा, स्ट्रॉन्ग सिग्मा, वीक सिग्मा का ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चेंज होगा ना, वो तब आप बात करोगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कॉमन हो यार दोनों में, यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चेंज होगा, तो वीक सिग्मा स्ट्रॉन्ग सिग्मा की बात नहीं कर पाएंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया, ओए टाइम पास करना बंद करो, आंसर देख रहा हूँ मैं, फिर बाद में पूछोगे नहीं समझ में आया क्या करूँ इसका, ये लो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 2 में हर एक में पूछा गया कि लार्जर बॉन्ड एंगल कितना, तो पार्ट ए का आंसर है अमोनिया, पार्ट बी का आंसर है BF2, फिर पार्ट सी का आंसर है BF3 और पार्ट डी का आंसर है अमोनिया। आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हाँ मतलब देखो एक मिनट यार, एटलीस्ट 2 ऑर्डर करेक्ट होने चाहिए, तो थीटा ग्रेटर देन अल्फा सही है और थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 भी सही है,
तो आंसर आ गया सी, और थीटा थ्री थीटा फोर थीटा फाइव तो रहेगी, सी आंसर आ गया भाई। एक मिनट रुको, शांति रखो, मुझे और भी देखने को, कोई और तो नहीं है? हाँ ठीक है, और कोई नहीं है, सी आंसर है। आप बोलो क्या प्रॉब्लम, समस्या बोलो। थीटा थ्री थीटा फोर थीटा फाइव, थीटा थ्री दो पाई बॉन्ड के बीच का एंगल है, थीटा फोर पाई सिग्मा और फिर दोनों सिग्मा रिपल्शन। पर अगर हम देखेंगे एटम के साइज के, क्यों देखूंगा? अरे पाई बॉन्ड का रिपल्शन है दादा, बहुत एलपी के जस्ट बाद नेक्स्ट रिपल्शन पाई बॉन्ड का होता है। जब भी हम दो मॉलिक्यूल में कंपेयर करें, हाँ, लोन पेयर के जस्ट बाद पाई बॉन्ड का रिपल्शन होता है यार, और कुछ तो देखना है, कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा। दो मॉलिक्यूल में कंपेयर कर रहे हैं, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? दो मॉलिक्यूल, अरे दो मॉलिक्यूल का ही नहीं, एक सिंगल मॉलिक्यूल में कंपैरिजन है, विद इन वन मॉलिक्यूल कंपेयर कर रहे हैं। तो उसमें वो 3 स्टेप नहीं देख सकते। तो आप वो भी देखो ना, कहाँ मना कर रहा हूँ मैं? तो लोन पेयर के जस्ट बाद पाई बॉन्ड का रिपल्शन है, कुछ और कैसे देख सकते हो? सेकंड स्टेप क्या है? आप क्या देखना चाह रहे हो? आप अपना बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि लोन पेयर देख लिया, हाँ। लोन पेयर है ही नहीं, हाँ। तो फर्स्ट स्टेप पे चलो गए, क्या है थर्ड स्टेप? साइज ऑफ व्हाट? सराउंडिंग एटम, हाँ, तो साइज ऑफ सराउंडिंग एटम कैसे देखोगे? एक ही पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं ना अपन, सराउंडिंग वो दो अलग अलग एटम्स के बीच की बात होगा। लोन पेयर के साथ में पाई बॉन्ड तो देखोगे ही देखोगे, अगर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा ना उसमें। हाँ बोलो, सी और डी। अच्छा हाँ ठीक है, वही चेक कर रहा था मैं उस टाइम पे, सी और डी दोनों आंसर्स होंगे। उसने पूछा एटलीस्ट दो ऑर्डर करेक्ट होने चाहिए, वो थीटा ग्रेटर देन अल्फा सही है इसमें, फिर थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू सही है, और फिर थीटा थ्री थीटा फोर थीटा फाइव ये सही है। ए भी राइट है क्या? थीटा अल्फा, हाँ यार ए भी राइट है, और बी भी राइट है क्या? बी राइट नहीं है, तो मैंने भी लिखा। ACD is the correct answer. Question number 58. The bond angle in phosphine, ये तो है much lesser than ammonia, ठीक है। फिर 59, हाँ वेरी गुड, B and D। फिर 33, एक मिनट, नहीं हो सकता है शायद, देखो ये लो टू, ठीक है, ठीक है। यानी क्या प्रॉब्लम है? सी आंसर है ना 33 का? सी आंसर है ना? क्या प्रॉब्लम है? तो क्या दिक्कत है? 34 देख लेना, 34 तो डी। 37 में तो NO2 प्लस सबसे आगे निकल गया ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन 180 पे, और फिर बचा NO2, और NO2 में लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन में से लोन पेयर को पीछे लिया। अभी ठीक है, कोई तकलीफ? अब तुम लोग मुझसे पैडअप हो गए होगा, तुम्हें ब्रेक चाहिए होगा, ऑब्वियस है काफी, नहीं? हाँ, अब ये आप कर रहे हैं कि CO2, जैसे नए क्वेश्चन पूछ लिया तो बता देता हूँ। अब मेरे को मेल लाएगा, मैं सारी भेज देता हूँ लोगों को, वेडिक प्रॉपर्टीज देंगे, हाँ वो तो फिर वो मेल पे जाएगा ना। तो CO2 इज अ गैस एंड सिलिका इज अ सॉलिड, याद से डाल देना मेरे को, तो मैं भेज दूंगा, है ना? तो आंसर तुम्हें पता ही है, इसके अंदर वो पूरा नेटवर्क होता है ना? अब तुम लोग इसमें नेटवर्क क्या होता है, इसमें क्यों नहीं होता? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, टॉप टू बॉटम जैसे जाओगे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी ना, तो जो पाई बॉन्ड होगा वो तो बन ही नहीं पाएगा, वैसे ही बहुत वीक होता है, वो तो इनएलिजिबल है, आज ही तो बनाया था डायग्राम, है कि राइट? तो कार्बन बना लेगा ना पाई बॉन्ड, सिलिका नहीं बना पाएगा। ऐसा ही कार्बन के जस्ट नीचे आता है। हाँ, नेटवर्क तो वही 4 वैलेंसी है ना, ऐसा ही है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, और फिर आगे चलते जाओ सारी साइड्स में, ग्रुप में नीचे वाले एलिमेंट में सब में आता है, सब में उसके नीचे क्या है? जर्मेनियम, GeO2 में क्या? कार्बन सिलिकॉन। नहीं, अब और नीचे जाओगे तो स्टेरिक एनजाइम कितने ज्यादा आ जाएंगे, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तो उसके नीचे भी नहीं होगा, राइट? हाँ, अब तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिलेशन करके बताओ, काम की बतानी है, बट मैं एंड में बताऊंगा, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डीपी में बताओ अगर कहीं कोई डाउट्स है। 2 क्वेश्चन दो ना, देखा क्या मस्त डीपी है, 2 ही क्वेश्चन है। सर एनायन में न्यूट्रल लिगैंड को क्या करते हैं? एनायन में न्यूट्रल लिगैंड, अच्छा
एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है और उसमें न्यूट्रल लिगेंड है, उसको नाम क्या देंगे? जो उसका नाम है वही लिखेंगे, जो उसका नाम है वही लिखेंगे। हाँ, तो लोग पूछते हो मुझे, उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा, नहीं तो मैं एज एन एग्जाम्पल तो बताता रहता हूँ। हाँ, क्या करूँ एनो का? हाँ, एनो, हाँ तो एनो अगर, हाँ तो एनो अगर न्यूट्रल होता है तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोसल और या फिर नाइट्रोसो, और एनो प्लस को हम क्या कहेंगे? नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम। परफेक्ट। और बोलो, देखो जो भी डाउट हो पूछ लेना, मैं तो टेस्ट पेपर बनाता हूँ उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, ताकि उसमें निकल करके आएगा यार कि छोटी छोटी भी गड़बड़ियां कहाँ पे है, राइट? तभी तो रैंक वैंक आएगी अच्छे से। अभी जो पूछना है सब पूछो। अरे मैं पैड की बात नहीं कर रहा, वो तो आसान से होता है। अच्छा, वो केवल सुपर इंटेंसिव बैच का ही है शायद। हाँ, तो उसका तो फिर ठीक ठाक ही बनेगा ऊपर, और जो पढ़ाया है मतलब अच्छे से जो पढ़ाया है वही आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। क्या करूं? इथाइलिन डाइअमीन, ईएन होता है वो, इथाइलिन डाइअमीन, CH2NH2 CH2NH2 ये होता है। तीनों होगी, ईएन होल थ्राइस होगा, लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक लिगेंड के तरह जनरली वो लिख देते हैं बेस। अच्छा, इथाइल, एक मिनट, क्या है ये? नहीं, वो ऑर्गेनिक लिगेंड के आगे वैसे भी इसीलिए बेस पेस टेट्रासिस यूज करते हैं। वो बेसिकली ऐसा होता है ना, देख ये दो तीन होते हैं, ये देखो जैसे NO2 है और एक ONO है। अब इनके जो नाम होते हैं वो नाम होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रो और इसको हम कहते हैं नाइट्रीटो, या फिर इसको हम कहते हैं N नाइट्रो या फिर इसको हम कहते हैं O नाइट्रो। तो इसी तरह से इसने क्या डायजेनेटो S डायजेनेटो N, किससे लिंकेज है वो शो कर दिया। वैसे ही सल्फर के साथ बिल्कुल होता है। क्यू पार्ट, हाँ क्या है बोल रहे हैं? अच्छा, वो बेसिकली ये है कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल या बेंजीन अगर ये लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं तो वो डोनर साइट कौन सी है इसमें? विच इज द डोनर साइट? हाँ, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिंग बन जाती है बेंजीन में, साइक्लोपेंटाडाइनाइल में, दैट एक्ट्स एज अ डोनर। तो व्हेन दैट एक्ट्स एज अ डोनर तो वो आपके नीटा फाइव लिखा हुआ होगा उसमें, तो जो रिंग है वो कितने कार्बन से जुड़ी हुई है वो नीटा की पावर में हम रिफ्लेक्ट करते हैं। बेंजीन होता है ना तो नीटा 6 लिखते हैं आप, राइट? बताइए। ब्रिजिंग कंपाउंड में हाँ, वो दूसरा वाला क्या था? एक तो सीक्वेंशियल है। हाँ, कंबाइंड नहीं है दूसरे वाले, वो कैसे करते हैं? सबको साथ मिला करके लिख दो। अरे वो थ्योरी नोट्स नहीं है तुम लोगों के पास में? वो जो मैं पढ़ाया था उस दिन वो वाले नहीं है? होंगे ना? वो दिन ही ठीक से समझा नहीं, जस्ट मैं तो ऐसे पूछा, वो समझा तो मैं दूंगा ही, वो है ठीक है। तो नहीं, कोई एग्जांपल ले लेता है ना, उससे ज्यादा बेटर ढंग से समझा मेरे को दे दो कोई ब्रिजिंग कंपाउंड का एग्जांपल, मैं बता देता हूँ। हाँ, सिमेट्रिक होना चाहिए, मैं देख लेता ना कहाँ कोई। अच्छा, कोई ब्रिजिंग है उसमें? हाँ, ये NO, हाँ तो O वाले में देखो ना, अब ये O का इसमें, अच्छा इसमें सीक्वेंशियल नहीं, अब जो है O वाले में कर तो सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि आप अब उसमें लिखो न्यूमिडो न्यू हाइड्रोक्सो, राइट? नहीं, एक मिनट, सॉरी रुक जाओ यार। ब्रिजिंग लिगेंड पहले तब आता है कंबाइंड नेमिंग में जब ब्रिजिंग और टर्मिनल लिगेंड सेम हो, तो यहाँ पहले नहीं आएगा। स्टार्ट तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 टेट्राकेस EN, टेट्राकेस इथाइलिन डाइअमीन, राइट? हाँ, टेट्राकेस इथाइलिन डाइअमीन डाइकोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अरे इसमें तो हो ही नहीं सकता यार, ऑक्सीडेशन स्टेट एक में 3 है एक में 4 है, फिर तो कुछ हो ही नहीं रहा, कंबाइंड नेमिंग नहीं हो सकती। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट ही एक की 3 है एक की 4 है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या है? एक मिनट रुको, पहले जो डिस्कस कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें, राइट? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या है बताओ ना मुझे।
ओ में अरे ओ में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अरे आंसर में देखना, लिखी तो हुई है। तो जब 3 और 4 है तो कंबाइंड नेमिंग थोड़ी कर सकता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम हो, डाई कोबाल्ट लिख ही नहीं पाऊंगा मैं, तो नहीं हो सकती इसमें कंबाइंड नेमिंग। ठीक है, हाँ दूसरा वाला देख लेते हैं, हो सकती है नहीं हो सकती है। हाँ नहीं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें हो सकती है ना, रुको तो जरूरी। एक मिनट, कौन सा है? एम एम ले गए ना अपन। हाँ तो अरे यार, तो एन में तो की हुई है ना, एन में कंबाइंड नेमिंग नहीं की हुई, आंसर पड़ गया इनका, कंबाइंड नेमिंग नहीं की हुई है उसने। हाँ तो अब इसने ये समझ में आया, ये जो लिखा हुआ है पहले एन पार्ट में, अरे यार सीधे बोल, समझ में आया नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बोल ना, मतलब करते हैं ना उसे, फटाफट करो ना। कैसे लिखेंगे? अरे सब कुछ कंबाइंड करके लिख दिया ना बेटा उसमें, एन में दो लिगेंड लिगेंड ने तो म्यू डाइहाइड्रोक्सो लिख दिया, फिर उसके बाद में टेट्राएमीन म्यू डाइहाइड्रोक्सो, हाँ उसके बाद में टेट्राएमीन और डिसइथाइलिन डायमीन टर्मिनल लिगेंड्स को एक साथ लिख दिया, फिर 2 कोबाल्ट और डाई कोबाल्ट और थर्ड, सब कुछ कंबाइन करके लिखता जा रहा है ना वो। तो म्यू वाला पहले आएगा, फिर बाकी ऑर्डर। हाँ तो एक गलत लिखा हुआ है ना, सबके सब लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं ये तो कह रहा हूँ टेस्ट में ऐसे किसी के नंबर नहीं आएंगे। लास्ट टाइम म्यू में पढ़ा था, वो गलत लिखा हुआ है इसमें नाम, म्यू वाला बाद में आएगा इसमें। मेरे को मालूम नहीं। नहीं तुम्हें नहीं मालूम था, लेकिन बाकी सब भी वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना, किसी ने बोला ही नहीं है अभी तक, नाम ही गलत लिखा हुआ है इसके अंदर। तो 2 केसेस होता है ना, एक होता है कि जिसके अंदर सारे के सारे टर्मिनल ब्रिजिंग लिगेंड सेम हो जाते हैं, उसमें ब्रिजिंग पहले आता है फिर टर्मिनल बाद में आता है। होता ना कार्बोनिल लगे हुए थे, CO वेल्ट्राइज ऐसी, फिर CO, फिर CO, फिर ऐसी और फिर CO वेल्ट्राइज, राइट, उसमें टर्मिनल का, उसमें ब्रिजिंग पहले आया था और टर्मिनल बाद में आ रहा था, बाकी तो टर्मिनल ही पहले आएगा। तो म्यू डाइहाइड्रोक्सो से नाम थोड़ी स्टार्ट होगा, नाम स्टार्ट होगा टेट्राएमीन डिसइथाइलिन डायमीन और फिर आएगा म्यू डाइहाइड्रोक्सो और फिर आएगा डाई कोबाल्ट। एग्रीड, राइट। देखो सिंपल ही है, डी में आंसर ही कोई गारंटी है, मैं बड़ा क्लियर कर बता रहा हूँ कि यार ये बनी हुई है डीपीएस काफी टाइम से हम लोगों के पास में, तो अब एक एक आंसर कई बार चेक नहीं किया है, चेक भी किया है तो जैसे आज मैंने चेक कर लिया, अब मेरा टाइम होगा तो मैं पढ़ रहा बोलूंगा करेक्ट कर देगा, अदरवाइज की गारंटी नहीं होती है, बहुत ध्यान से देखा करो। तो एक आध आंसर गलत हो सकता है उसमें, मोस्टली सही होंगे, वो करेक्ट है। हाँ बोलो। हाँ उसमें पहले आएगा ना, तो उसमें लिखो म्यू ट्राई कार्बोनिल हेक्सा कार्बोनिल डाई आयरन 0 म्यू ट्राई कार्बोनिल 3 CO आ जाते हैं शायद मैं जितने भी हैं बैट 1, और फिर हेक्सा कार्बोनिल डाई आयरन 0, उसमें यही करेंगे राइट, लेकिन यहाँ तो उसने गलत कर दिया। और सर कंडीशन क्या होता है कि कंबाइन कर सकते हैं? सब कुछ सिमेट्रिक होना चाहिए, पर इसमें ये जो नाम इसमें लिखा हुआ है इससे तो इसका स्ट्रक्चर बना ले, अगर एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर भी बनने चाहिए उस नेम से। ठीक है, क्या ओमे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली? देखो पूरे कोऑर्डिनेशन शेयर के बाद +4 आएगा, जो OH OH लगे हुए हैं, जो एक OH है और एक NH है, OH पे -1 होता है, NH पे -2 होता है, टोटल हो गया 7, -3 इधर +4 का टोटल 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया +3 +4 में। हाँ किसमें? हाँ क्या है? पोटेशियम ट्राइऑक्सलेट एलिमिनेट, हाँ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? किसका? C2O4 का -2 ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सैलिक एसिड 2 H+ निकाल दिए हैं, C2O4 इजन -2। ठीक है, सेकंड का J। हाँ बोलो प्रॉब्लम बोलो। PTCl4 2 नेगेटिव में होता है, ये पता है आपको? PTCl4 2 नेगेटिव होता है,
तो प्लेटिनम हो गया अपना +2 में, और वो +2 है तो ये वाला क्या हो गया, ये एक मिनट, वो -2 तो टोटल इसमें प्लस, ये भी +2 में। जो आंसर दिया है उसमें वो टेट्रा की स्पाइरिडीन दी है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी वही कंपाउंड है, उसमें टेट्रा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पर टेट्रापेरिडीन प्लेटिनम 2 टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट। एक सेकंड यार, ये कौन है? हेलो मैम, मैं लेक्चर में हूँ, 10 बजे करीब फ्री हो पाऊंगा मैं, 10 बजे बात करूँ। फर्स्ट का लास्ट पार्ट टेट्रापेरिडीन प्लेटिनम 2 टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट 2। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर है? टेट्रा चीज लिखना है कि टेट्रा लिखना है? अरे तो एक ही बात है, दोनों में कोई भी यूज कर ले, बात है सेम थी। हाँ, क्वेश्चन 2 पार्ट F, क्वेश्चन 2 का पार्ट F देखिए भाई, क्वेश्चन 2 का पार्ट F है, किधर गया भाई? K4FeO4। हाँ बोलो, ऑक्सीजन -2 ऑक्सो, पोटेशियम टेट्राहेड्रो, और क्या है नेगेटिव है तो फेरेट 4, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2 है तभी तो Fe का +4 है। हाँ, अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। नहीं, वो ऐसा होता है देख, नहीं वो उसका फंडा क्या होता है देख, अबे क्यों टाइम खराब कर रहे हो तुम लोग? K4Fe होगा, अगर ये दिया है तब तो ऑक्सीजन 2- ही है, तो को लिख करके देगा उसको देना है K4Fe O2 होगा, ऐसा कर दिया। अब तो वो पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कि इट कैन बी O2-2 या फिर इट कैन बी O2-1। बात समझ में? वो लिख करके देगा, इसमें लेनी पड़ेंगी पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड की पॉसिबिलिटीज, ठीक है? ऊपर वाले में नहीं लेनी पड़ेगी। पेरोक्साइड का नेमिंग में पहले ही आता है, जैसे हाँ, पेरोक्सो, ठीक है। और बताइए किसी को डाउट बोलिए। 2 का लास्ट पर W, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, आल्सो कॉल्ड पर्शियन ब्लू। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, पूरा कंपाउंड है ना? हेक्सासाइनोफेरेट, रुको यार, आयन कहाँ है? नहीं आयन नहीं है, वो गलत दे दिया, आयन नहीं है। और इनको O2 नेम करेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे? पेरोक्सो, सुपरऑक्सो, एस का बोलो प्रॉब्लम बोल। एस अरे एस में प्रॉब्लम बोलना। एफी और एफी का ऑक्सीडेशन आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे वो तो +2-2 या +3-3 दो ही ऑप्शन है, जो तेरी इच्छा हो ले ले। अरे दोनों न्यूट्रल हैं, लिगेंड्स, दो ही पॉसिबिलिटी है। 0-0 लेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं हो जाएगा, फिर दो ब्रैकेट साथ में क्यों लगा रखे हैं? अलग अलग ले जाओ दोनों। हाँ, यानी -3 डालेंगे ना, तो गलत दिया हुआ है ना, अभी तो बताया था एरर है ना। जो आपने अभी बोला +3 होता है, -3 होता है ना, वही तो। हाँ बोलो। सर वो 0-0 क्यों नहीं हो सकता आपने बोला? अरे 0-0 है तो दो ब्रैकेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया 0, अच्छा, तो एक साथ तो लिख सकते हैं, कोई भी एक -3+3 बिल्कुल। +2-2 भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन +3-3 ज्यादा, +3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, अभी आगे स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म है इसलिए ले लिया होगा उसने। +2-2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थायरोसाइनाइड का है वो एस और एन ऐसा लिखना कंपल्सरी है कि नहीं लिखना? नहीं, फिर आपको थायो और आइसोथायो यूज करना पड़ेगा। और कोई डाउट नहीं है? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट?
चलो भाई क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो नहीं हो तो परेशान मत होना, लेकिन कभी ब्रेन स्टॉर्मिंग है तो मजा आएगा उसको सॉल्व करने में। हम असाइनमेंट के लिए दे देते हैं, है ना। रात की पढ़ाई उससे रिलेटेड है, उसकी आसानी से तो नहीं होगा। पेन काफी अच्छा है, मतलब तुम लोग सॉल्व तो उसे डेफिनेटली करोगे क्योंकि हर आदमी उस क्वेश्चन को देख के सॉल्व जरूर करता है। ये उस क्वेश्चन की खास बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस क्वेश्चन में। देखो एक मॉलिक्यूल है बेसिकली, सवाल यह है PbR2Cl3। तुम्हारी हेल्प के लिए हम कुछ चीजें यहाँ पे बता देते हैं। PbR2Cl3 कैसा बनेगा ये पता है आप लोगों को? नहीं, वो PBB ट्राइगोनल बाइकोमिरल तो है ही, कौन कहाँ पे आएगा? देखो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं हम तुम लोगों की। क्या हुआ? हाँ नहीं वो मतलब कौन कहता है, देखो इसके अंदर PBR और PCl में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? PCl बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब इसके अंदर इक्वेटर पे देखो दोनों PBR बस इक्वेटर पे जाएंगे, बाकी रिमेनिंग पोजीशन में PCl को जमा दो, क्योंकि जो दो वीकर सिग्मा है ना तो वीकर सिग्मा वहां जाएंगे जहां लोन पे जाता था। अग्रीड विद दिस? ठीक है, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए बता दिया है। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने दो अब हमें भी। PBR इक्वेटोरियल है हमारे पास, राइट, लेट से उसको नाम दे देते हैं X। PCl एक्सियल है हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं Y। और PCl इक्वेटोरियल है हमारे पास, इसको नाम दे दिया जाए Z। ठीक है ना। अब आपको अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आपको मुझे ऑर्डर बताना है, कौन कौन सा ऑर्डर्स बताना है। देखिए पहला तो है परसेंटेज एस कैरेक्टर, तीन कंपेयर करता है, बस मैं लिख के छोड़ रहा हूं, मतलब वो आप ऐसे ही सुन लो भी क्या करना है। एक्स वर्सेस वाई, वाई वर्सेस जेड, एक्स वर्सेस जेड, तीन ही कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का एक तो मुझे ऑर्डर बता देना, दूसरा आप मुझे बता दीजिएगा बॉन्ड लेंथ का, तीसरा आप मुझे ऑर्डर बता दीजिएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का। फाइन, राइट, बस इतना करना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना क्वेश्चन, ऐसा कोई भी नहीं होगा सॉल्व नहीं करेगा उसे, राइट ना। देखा मैंने शुरू में बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें, और है भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट में बस आते ही याद दिला देना, और जिस जिसको मैंने कहा जो भी मेल डालने के लिए वो सब मेल डाल देना। अच्छा एक काम करो, अपने अपने मेल आईडी दे दो, मैं आप लोगों को ये स्लाइड से मेल कर दूंगा और टेस्ट मेल वगैरह वो सब भी डाल दूंगा मैं। तो अपने अपने मेल आईडी देना स्टार्ट करो। एक मिनट, नहीं तो अपने पास वो फाइल होगी ना, चलो अभी इसी में दे दो। हाँ बोलो, मेल आईडी नोट कर लेते हैं ना, बोलो फटाफट। SHIRIN 155 @yahoo.co.in। सेव भी कर लेते हैं ना उस फाइल को। इंटेंसिव बैच थाना